नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आज आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज से मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, है ना। और इसकी प्लेलिस्ट में आपको अलग से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगी जब आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे। इस सीरीज के अंतर्गत हम भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास, ज्योग्राफी और अन्य सब्जेक्ट से जुड़े हुए कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो हर बार परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं, उनसे जुड़े हुए उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आप देखिएगा कि चाहे हम पटवार की बात करें, चाहे हम आरएस प्रीलिम्स की बात करें, चाहे एसआई के एग्जाम की बात करें या ग्राम सेवक की बात करें, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जिसे अमूमन अधिकतर विद्यार्थी ऑफलाइन मोड में छोड़ देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ना तो इसे पढ़ाया जाता है और ना ही इसे इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और इस बात को एग्जामिनर भली भांति समझता है। तो आप देखते हैं कि इन एग्जाम्स में, जैसे आप पुराने एग्जाम्स देखोगे तो आप पाओगे कि ब्रिटिश वायसराय और गवर्नर जनरल से जुड़े हुए जो टॉपिक हैं, यहां से जरूर कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। जैसे वारेन हेस्टिंग्स से जुड़ा हुआ, है ना, लॉर्ड कैनिंग से जुड़ा हुआ, क्योंकि उनके समय में 1857 का रिवॉल्ट हुआ, है ना। दास प्रथा के संबंध में कि दास प्रथा का अंत किसने करवाया, ठगी प्रथा का अंत किसने करवाया, सती प्रथा का अंत किसने करवाया, ऐसे तमाम घटनाओं को जोड़कर इन गवर्नर जनरल या वायसरायों के नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पूछ लिया जाता है कि टीपू सुल्तान निम्न से किस वायसराय के या गवर्नर जनरल के शासनकाल में मारा गया, है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ऐसे तमाम सवाल आपसे पूछे जाते रहे हैं, लेकिन आप जो लोग हैं वो इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते और इसे छोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं हम उस एक क्वेश्चन को जो आसानी से किया जा सकता था उससे चूक जाते हैं। और एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने की जरूरत है। आजकल तो नंबर्स में कम, पॉइंटों में ज्यादा सिलेक्शन होता है। आप एक पॉइंट से रह जाते हैं तो कितना दुख होता है आप भी समझ सकते हैं। तो हम हर एक उस एक्सपेक्ट को, हर इस एक छोटे से छोटे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी सीरीज में आज मैं आपके लिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय से जुड़े हुए तथ्य लेके आ रहा हूं, जिसमें हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कौन कौन से गवर्नर जनरल बनाए, कौन कौन से वायसराय बनाए, उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यहां पर आप देखिए, आप बार बार एक शब्द, कुछ इससे जुड़ा हुआ कुछ शब्द सुनते हो। जैसे आप सुनते हो बंगाल का गवर्नर, एक शब्द आप इसमें सुनते हो बंगाल का गवर्नर। एक शब्द आप सुनते हो बंगाल का गवर्नर जनरल, एक शब्द बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद एक शब्द आप क्या सुनते हो, एक शब्द आप सुनते हो बंगाल का गवर्नर जनरल, एक शब्द आप सुनते हो भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, और देन आप सुनते हो भारत का वायसराय। ठीक है, ये शब्द आप सुनते रहते हो। कई बार आप इन्हीं को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, इनका मतलब क्या है। तो थोड़ा सा मैं यहां पर पहले उसे क्लियर करूंगा, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो आप एक छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हो। जो ट्रिक आपके सामने है RHBCM, है ना। R दोनों तरफ है, शुरुआत में R, लास्ट में R। HB पेंसिल होती है जो आप पेंसिल यूज करते हो, CM मीन्स चीफ मिनिस्टर। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो ये समझिए गवर्नर क्या है। देखिए, अगर मैं एक हायरार्की बनाऊं, देखिए समझिए, मान लीजिए ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पिरामिड है, यानी कि ये उसका साम्राज्य है, ये उसके शासन की हायरार्की है। तो देखिए वो क्या करते थे, यहां पर मान लीजिए इंडिया है, और यहां पर जो टॉप लेवल पे वो एक अधिकारी बैठाते थे जिसे हम कहते थे गवर्नर। क्या कहते थे? गवर्नर। इसे हम कहते थे गवर्नर। ये जो गवर्नर है, ये ब्रिटिश सचिव जो होता था, जिसे भारत का राज्य मंत्री कहते थे, उसे रिपोर्ट करता था। और ये ब्रिटिश सचिव जो है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है वो सारी रिपोर्ट किसे सौंपता था? ब्रिटिश सम्राट को या ब्रिटिश रानी को। इस तरीके से ये सिस्टम चलता था। ठीक है,
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन को गवर्न करने के उद्देश्य से जो सबसे मोस्ट प्रमुख जो पद बनाया था उसे कह रहे हैं गवर्नर। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और भारत में उसने कब्जा करना स्टार्ट किया, तो उसका शुरुआती जो क्षेत्र था जिसमें उसका आधिपत्य था वो बंगाल के आसपास का क्षेत्र था, जैसे बंगाल था, बंबई था, उड़ीसा था। तो इन तीनों राज्यों को गवर्न करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों राज्यों में अपना एक एक प्रमुख अधिकारी बनाया, जिसे कहा गया गवर्नर। उड़ीसा का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, बंबई का गवर्नर, है ना, बंबई ही कहते थे महाराष्ट्र को पहले। समझ आ रही है? तो यहां पर शुरुआत में ऐसे ही होती है। इनमें से एक होगा, अब देखिए आगे क्या होगा। देन उसके बाद एक एक्ट आया सन 1773 का एक्ट, उससे पहले ही, ठीक है। तो सन 1757 से 74 के बीच में क्या किया गया, उड़ीसा और बंबई के गवर्नरों को अधीन कर दिया गया बंगाल के गवर्नर के, ठीक है। तो वहां पर उसको नाम दिया गया गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर। ये लोग आसानी से काम कर रहे थे। देन उसके बाद जो ये बंगाल का गवर्नर था, इस बंगाल के गवर्नर को सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक नया पद नाम दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ओके। देन उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इस बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम दिया गया इंडिया का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। क्योंकि अब 1833 तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य आधिपत्य भारत में बहुत बड़े क्षेत्रफल पर हो चुका था, और इस इतने बड़े क्षेत्रफल का आधिपत्य किसके हाथों में था, उस गवर्नर जनरल के हाथों में। तो उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देन उसके बाद 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसका नतीजा यह निकला कि 1858 का अधिनियम लाया गया। उसके तहत अब क्या किया गया, इस गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर क्या कर दिया गया, वायसरॉय ऑफ इंडिया। और अब इसके बाद 1947 में हमें आजादी दे दी गई, तब भी यह पद बना रहा। फिर कहा जाने लगा स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, और 1950 के बाद इस पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह एक नए पद की स्थिति लाई गई, जिसे हम आज के समय में राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ऐसे तमाम सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए ट्रिक मैंने आपको बताई है, RHB CMR, ये दोनों आप आसानी से याद रख सकते हो। शुरुआत में R है और पीछे R है। HB को आप HB पेंसिल से याद रख सकते हो, आप पेंसिल यूज करते हो ना, तो उस पर HB लिखा रहता है ना, HB पेंसिल आप उसे कह सकते हो। CM का मतलब चीफ मिनिस्टर। अब देखिए R डिनोट कर रहा है रॉबर्ट क्लाइव को। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर हैं। किसके, बंगाल के पहले गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। देन उसके बाद H फॉर वारेन हेस्टिंग्स, कौन, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो हैं वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं। क्या हैं, गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव है, लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद बी से बनेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं वो भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। कहां के, भारत के पहले गवर्नर जनरल। देन उसके बाद 1857 का रिवॉल्ट हुआ। 1857 में भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग को ही 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत का पहला वायसरॉय बना दिया जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग को आप यूं भी कह सकते हो, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसरॉय। देन उसके बाद माउंटबेटन आते हैं, ठीक है। C से कैनिंग हो गया, M से माउंटबेटन हो गया। माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम वायसरॉय थे। क्या थे, अंतिम वायसरॉय थे। देन उसके बाद R से बनेगा C राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के, यहां पर ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, वो है C राजगोपालाचारी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं
किसकी? रॉबर्ट क्लाइव की। ये रॉबर्ट क्लाइव की एक तस्वीर है जो आपके सामने है, आप कई बार गूगल सर्च करोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगी। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसा क्या है? देखिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए या कई बार आप पढ़ते भी हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को स्थापित करने के क्रम में किन युद्धों ने या किस युद्ध ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि मील के पत्थर की भूमिका निभाई, तो वो युद्ध कौन सा होता है? तो आप कहते हो कि सर वो युद्ध था सन 1757 में लड़ा गया बैटल ऑफ प्लासी। सुनते हो ना आप? तो रॉबर्ट क्लाइव का बैटल ऑफ प्लासी के साथ बड़ा घनिष्ठ तालमेल है। ऐसा क्या है? देखिए, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 के बीच रहते हैं और फिर उसके बाद 1765 में इन्हें फिर भेजा जाएगा और 1767 तक रहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो हमें एग्जाम की दृष्टि से भी याद रखनी है, वो कौन सी है? बैटल ऑफ प्लासी। 23 जून सन 1757 को बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया। ठीक है, किस किस के मध्य? एक तरफ थे बंगाल के नवाब जो थे, उनका नाम क्या है? सिराजुद्दौला। क्या नाम है? सिराजुद्दौला। ओके, और उसके अलावा कौन है? दूसरी तरफ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए हो क्या रहा है, सिराजुद्दौला एक बड़े ही स्वाभिमानी टाइप के शासक थे। उन्होंने देखा कि जो अंग्रेजी सेना है या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जरूरत से ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप करने लग रही है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कार्य करना आरंभ कर दिया और सिराजुद्दौला का इसमें मदद कर रहे थे कौन लोग? फ्रांसीसी, क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में अपने पैर जमाने के लिए प्रयासरत थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी कंपनी को यह करने नहीं देना चाहती थी। तो फ्रांसीसियों की मदद से पहले सिराजुद्दौला ने हुगली पर आक्रमण किया, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक कॉलोनी थी एक ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो उसके बाद कहा जाता है कि जून माह से पहले सिराजुद्दौला ने लगभग 243 अंग्रेजी लोगों को बंधक बना लिया और कहा जाता है कि उन्हें एक छोटे से कमरे में, एक काल कोठरी में बंद कर दिया। और वो इतनी छोटी थी कि उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो दम घुटने के कारण मर जाते हैं। इसे काल कोठरी की घटना के नाम से भी जाना जाता है। बस ये घटना ऐसी हुई, इसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए तड़प उठी। फिर इसका नतीजा क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के पास मात्र 500 सैनिक थे और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की तरफ 10,000 सैनिक थे। रॉबर्ट क्लाइव इस बात को भली भांति जानता था कि यदि हम लड़े तो हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। उन्होंने लंदन में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर में पत्र लिखा कि उन्हें और सेना चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो यहां पर रॉबर्ट क्लाइव अपना दिमाग चलाएंगे और वो अपने जासूस भेजते हैं। वो पता लगवाते हैं कि क्या सिराजुद्दौला की तरफ कोई ऐसे व्यक्ति हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैसे के बदले उनकी मदद कर सकता है, और वो अपने इस योजना में सफल हो जाते हैं। उन्हें एक व्यक्ति मिला जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, जिसका नाम था मीर जाफर। कहा जाता है कि मीर जाफर पैसे के लिए अपनी 7 पुस्तकों तक को बेच दे। और एक व्यक्ति और मिला जो बंगाल का एक बहुत बड़ा सेठ था, साहूकार था, ठीक है, जिसका नाम था नंद कुमार। क्या नाम था? नंद कुमार। ठीक है, इस नंद कुमार के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये 2 लोग मिले, और खास करके मीर जाफर आप इतिहास में जरूर पढ़ते हो। इन दोनों को रॉबर्ट क्लाइव ने धन का लालच देकर और साम्राज्य का शासक बनाने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। नतीजा क्या हुआ? 23 जून 1757 को लड़ा गया बैटल ऑफ प्लासी। हार जाती है कौन? आपकी सिराजुद्दौला की सेना। एक भारी भरकम सेना हार जाती है। देखिए, एक छोटी सी सेना उसे हरा देती है। रीजन क्या है? वही जो सदियों से चलता आ रहा है, विश्वासघात, है ना। आम्भी ने पोरस के साथ किया था, अगर नहीं करता तो सिकंदर भारत नहीं पहुंचता। तमाम इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों के साथ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो एक अलग बात है। तो यहां पर हुआ ये कि बंगाल पर किसका कब्जा हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर भारत में हमेशा के लिए जमा देता है ये युद्ध। अब हुआ ये कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर कब्जा करके मीर जाफर को वहां का शासक बना दिया, लेकिन वो पपेट शासक था, यानी कि कठपुतली था। वहां पर रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? द्वैध शासन की स्थापना कर दी। बंगाल में किसकी स्थापना कर दी? द्वैध शासन। इसका मतलब बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने 2 तरीके के शासन चला दिए, यानी कि जितने भी फौजदारी मामलों से जुड़े हुए जितने भी अधिकार थे, ठीक है, वो सब किसको दे दिए? बंगाल के शासक को दे दिए, बंगाल के नवाब को दे दिए। और राजस्व से जुड़े हुए जो थे,
यानी कि दीवानी मामलों से जुड़े हुए जो अधिकार थे वो अपने पास रख लिए, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रख लिए। यानी कि पैसे सब अपने पास, तुम कहने के लिए शासक। मीर जाफर को इससे शुरुआत में तो वो खुश था, लेकिन बाद में उन्हें कहीं ना कहीं इससे बहुत परेशानी होने लगती है। बाद में मीर जाफर भी इनके खिलाफ विद्रोह करता है। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन का जनक कौन माना जाता है, तो वो है रॉबर्ट क्लाइव। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये जस्ट एक छोटा सा फैक्ट है, आप याद रख सकते हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आपको इसमें दो फैक्ट याद रखने हैं, एक तो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, एक बंगाल में द्वैध शासन के जनक के रूप में। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये देखिए मैंने आपके लिए कुछ पिक्चर्स भी लगाई हैं जिनमें जो है मीर जाफर वो किस तरीके से ब्रिटिश सेना से मिलता है और ब्रिटिश सेना की एक छोटी सी टुकड़ी किस तरीके से एक बड़ी सेना को, बंगाल की सेना को परास्त कर देती है। ओके, चलिए देन उसके बाद इन्हीं के शासनकाल में सन 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, दरअसल ये इलाहाबाद की संधि क्या थी कि ये जो युद्ध हुआ है बैटल ऑफ प्लासी, बाद में बैटल ऑफ प्लासी जब होता है तो बंगाल, अवध और मुगल सम्राट ये लोग आपस में मिल जाते हैं इनसे बदला लेने के लिए, लेकिन इन लोगों के इस गुट को फिर से तोड़ दिया जाता है इलाहाबाद की संधि के द्वारा। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आता है अगला एक आपका गवर्नर जिसका नाम था वेंसीटाट, सन 1760 से 64 तक। ओके, ये वेंसीटाट के समय में ऐसा कोई खास नहीं हुआ, लेकिन इसके समय में एक ऐसा युद्ध होता है जिसने फिर से अंग्रेजी साम्राज्य की भारत में जड़ें मजबूत करने का काम किया, वो था बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में मैंने बताया ना, इलाहाबाद में संधि होती है, संधि होती है बंगाल के शासक अवध के नवाब शुजाउद्दौला और उसके अलावा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये लोग मिलते हैं और दूसरी तरफ अकेली ब्रिटिश सेना है और युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, है ना। और बक्सर के इस युद्ध में फिर से इन तीनों की सम्मिलित सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बुरी तरीके से परास्त कर देती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कार्टियर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके समय में बंगाल में अकाल पड़ा। देन उसके बाद है ना, रॉबर्ट क्लाइव के बाद यदि हमें एग्जाम की दृष्टि से कोई अगला शासक या अगला गवर्नर याद रखना है तो वो कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग का समय सन 1772 से 74 के मध्य रहा, 2 ही साल रहे, लेकिन इनके 2 ही साल में कई सारी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे सबसे पहली बात, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर हैं। क्या है, अंतिम गवर्नर, और उसके बाद बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी। जो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया था उसे समाप्त कौन कर रहा है, बंगाल में वारेन हेस्टिंग्स। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। और सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला फैक्ट ये है तीसरा, है ना, जो आप यकीन मानिए प्रीलिम्स परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, पीसीएस के प्रीलिम्स परीक्षाओं में। दरअसल वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि भारत के जहां भी उनका अधिकार क्षेत्र था उस अधिकार क्षेत्र के हर एक जिले में दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना करवाई, है ना। आप जानते होंगे दीवानी और फौजदारी, यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, केसेज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक केस होता है जिसे हम कहते हैं फौजदारी केस, और एक केस होता है दीवानी केस, यानी कि फौजदारी मामले और दीवानी मामले, है ना, दोनों की सुनवाई अलग अलग होती है। दीवानी मामलों को आप क्या कहते हो, कई बार सिविल मामला भी कह देते हो। आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, सर फूट गए, किसी ने किसी को मार दिया, तो ऐसे मामले जो होते हैं वो फौजदारी मामले कहलाते हैं। जबकि दीवानी मामले जो होते हैं वो पैसे के लेन देन से संबंधित होते हैं। आपने किसी का पैसा लिया, वापस नहीं लौटाया, तो उसने आपके खिलाफ केस कर दिया, तो कैसा केस बनेगा, दीवानी केस बनेगा। आपका चेक बाउंस हो गया तो दीवानी मामला बनेगा। यानी कि धोखाधड़ी, फ्रॉडजरी या पैसे के लेन देन से संबंधित जितने मामले हैं वो दीवानी कहलाएंगे। तो अब जैसे आप भारत में देखते हो इनकी सुनवाई अलग अलग होती है, तो इसकी शुरुआत कौन करता है, वारेन हेस्टिंग करता है। उन्होंने 1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत की स्थापना करवा दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए ये देखिए, ये आपके वारेन हेस्टिंग्स हैं। वारेन हेस्टिंग्स के समय में, अब उसके बाद 1774 से 85 तक ये बनेंगे। मैंने कहा ना, बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, और उसके बाद बंगाल के पहले गवर्नर जनरल
वो भी कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इनके समय में आप देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी, यानी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसका उस पर इतना ज्यादा आधिपत्य नहीं था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के उद्देश्य से, नियंत्रित करने के उद्देश्य से पहला अधिनियम पारित करती है सन 1773 में। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। आप पॉलिटी में से जरूर पढ़ते हो, और इसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट इसे कहते हो। पहला एक्ट है ना। और इस एक्ट की सब प्रमुख विशेषता क्या है जो पूछी जाती है? इस रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता के अंदर भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। ओके, इसे सर्वोच्च न्यायालय कहना उचित नहीं होगा, लेकिन उस समय कहा जाता था, है ना। चलिए ध्यान रखिए। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए उनका नाम था सर एलिजा एम्पे, जो वारेन हेस्टिंग्स के बचपन के मित्र भी माने जाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्हीं के समय में सन 1781 का अधिनियम आया, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता के उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तब ये पॉइंट याद आता है। दरअसल 1781 के इस अधिनियम के तहत तय कर दिया गया कि यदि कोई ब्रिटिश सैनिक या अधिकारी भारत में रहते हुए कोई आपराधिक कार्य करता है तो उसकी सुनवाई का अधिकार कलकत्ता के न्यायालय को नहीं होगा। उसकी सुनवाई केवल लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल कर सकती है। यानी कि जो कलकत्ता में जो न्यायालय स्थापित किया गया था उसके कार्य क्षेत्र को सीमित कर दिया गया था। यानी कि एक बाउंड्री लाइन तय कर दी गई थी उसके लिए कि आप इससे बाहर कार्य नहीं कर सकते। ओके, तो यह आपको याद रखना है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप यहां पर थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे वारेन हेस्टिंग्स की। तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में मैं बता रहा था कि वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी उसे क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। मुझे ध्यान है कि एक बार पीसीएस परीक्षा में ये जो रॉबर्ट हेस्टिंग्स है इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन दिया गया था कि नंद कुमार अभियोग क्या है ना। ये नंद कुमार अभियोग किस गवर्नर जनरल के शासनकाल से जुड़ा हुआ है? तो उस समय पूरी किताबें छान ली, लेकिन ये जगह ये जो घटनाकांड है ये हमें कहीं भी नहीं मिला। दरअसल ये घटनाकांड क्या है? तो देखिए, ये जो नंद कुमार हैं ये बहुत बड़े सेठ थे, साहूकार थे, और ये जुड़े हुए हैं बैटल ऑफ प्लासी के साथ। बैटल ऑफ प्लासी में आपको याद होगा कि जो सिराजुद्दौला थे उनके साथ विश्वासघात किया था मीर जाफर ने, उनकी सेनापति ने। लेकिन उसमें अकेले मीर जाफर नहीं थे, बल्कि मीर जाफर के साथ एक व्यक्ति और भी थे जहां पर विश्वासघात करते हैं, वो थे नंद कुमार। नंद कुमार अपने शुरुआती समय में किसी भी लालच के कारण अंग्रेजी सेना का या अंग्रेजी कंपनी का साथ देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब नंद कुमार को यह पता चला कि ये सिर्फ मतलब निकालना जानते हैं तो वो इनसे के खिलाफ हो गए और नंद कुमार जो है वो फ्रांसीसियों का साथ देने लगे। ठीक है, दरअसल ऐसा पहली बार कब हुआ? देखिए, बैटल ऑफ प्लासी से पहले एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चंदनगढ़। क्या नाम है? चंदनगढ़। चंदनगढ़ में एक फ्रांसीसी सेना की छावनी थी और चंदनगढ़ पर अंग्रेजी सेना आक्रमण करने वाली थी। ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला ने एक फौज की टुकड़ी लेकर नंद कुमार को भेजा इस चंदनगढ़ की सुरक्षा हेतु, लेकिन वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाते हैं और वो नंदनगढ़ की सुरक्षा नहीं करते हैं, चंदनगढ़ की सॉरी। और अंततः होता क्या है कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाता है। लेकिन बाद में जो नंद कुमार है ये फ्रांसीसियों के सहयोग में आ जाते हैं और ये जो नंद कुमार हैं ये, क्योंकि कलकत्ता में इस समय सर्वोच्च न्यायालय स्थापित कर दिया गया था, ये कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय में ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वारेन हेस्टिंग्स, इनके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर देते हैं, उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगाते हैं। लेकिन उस मुकदमे में वारेन हेस्टिंग्स को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उसकी एक वजह है, कहा जाता है
कि जो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था सर एलिजा एम्पे, क्या नाम है, सर एलिजा एम्पे, वो वारेन हेस्टिंग्स से बचपन के मित्र थे, तो इसलिए उन्हें बरी कर दिया जाता है। एलिजा एम्पे जो थे उन्होंने उनको बरी कर दिया, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स इसका बदला किस प्रकार से लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स इसी सर्वोच्च न्यायालय में इस नंद कुमार के ऊपर क्या लगाते हैं, रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हैं, और उसी गलत मुकदमे में उनको फंसाकर अंततः क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। इसी को भारतीय इतिहास में न्यायिक हत्या के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है पीसीएस परीक्षाओं के लिए, है ना। उसके अलावा सन 1781 में इन्होंने मुस्लिम शिक्षा के सुधार हेतु कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित करवाया, और इन्हीं के समय में प्रथम मराठा युद्ध हुआ 1775 से 82 के मध्य, और जिसकी परिणति क्या हुई कि 1782 में सालबाई की संधि भी देखने को मिली, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। आगे बढ़े कि सन 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय में ही पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। इसका नाम पिट्स इंडिया इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था सर विलियम पिट्स। क्या नाम था, सर विलियम पिट्स उनका नाम था, है ना। दरअसल पिट्स इंडिया एक्ट पारित क्यों किया गया था, जो सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, और इसके द्वारा गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। ओके, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से जो कई बार पूछा जा चुका है वो आपको यहां देखने को मिलेगा। देखिए सन 1784 में सर विलियम जोन्स ने, किसने, सर विलियम जोन्स, ये दरअसल सर विलियम जोन्स जो थे ये भारत में महिला शिक्षा के बहुत बड़े पक्षधर थे। ये चाहते थे कि महिलाओं को शिक्षा में आगे लाया जाए, भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। इन्होंने कहा कि भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें देसी भाषाओं के अंदर शिक्षा दी जाए, और जो उच्च स्तर की शिक्षा थी वो अंग्रेजी में दी जाए। इसीलिए इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स को पत्र लिखा, जिसे हम कहते हैं, सॉरी माफी चाहता हूं, यहां पर 1784 में सर विलियम जोन्स ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी यहां पर बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको देखने को मिल जाएंगे। और चार्ल्स विकिलिस द्वारा इन्हीं के समय में गीता का ट्रांसलेशन किया गया, किसमें, अंग्रेजी में, है ना। देन उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोषागार था मुर्शिदाबाद में, वो कलकत्ता स्थापित किया गया। मुर्शिदाबाद से कहां, कलकत्ता में। ये आपके कौन है, ये आपके एशियाटिक सोसाइटी के सर विलियम जोन्स हैं जिन्होंने ये स्थापना की। अगली बात हम देखें तो इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ करवाया वारेन हेस्टिंग्स ने। इजारेदारी, इजारेदारी का मतलब, ये फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ठेकेदारी। हम इसे आसान भाषा में क्या कह सकते हैं, ठेकेदारी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि जो राजस्व था, गांवों से जो राजस्व या टैक्स वसूलने का जो काम था उसे ठेकेदारी में देने की शुरुआत करवाई। इन्होंने क्या किया, ये क्या करते, जैसे आज आप देखते हो ना, जो हमारे विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट हैं वो किसी काम को कराने के लिए, मान लीजिए रोड बनवाना है पीडब्ल्यूडी को, है ना, तो वो रोड बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को ये आवेदन देने के लिए कहते हैं, एक संविदा निकालते हैं। उस संविदा में जो कॉन्ट्रैक्टर सबसे कम कीमत पर कार्य करने के लिए राजी हो जाता है उसे हम ठेका दे देते हैं। ठीक उसी तरीके से यहां पर एक निश्चित क्षेत्र की टैक्स वसूली के लिए बोली लगाई जाती थी, और जो ठेकेदार सबसे अधिक टैक्स देने की बोली लगाता था उसे उस जगह का टैक्स वसूलने का कार्य दे दिया जाता था। कितने वर्षों तक, 5 वर्षों तक के लिए। इसने भारतीय किसान अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी, क्योंकि ठेकेदार जो था वो एक निश्चित रकम तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता था, लेकिन उससे 2 गुनी रकम वो भारतीय किसानों से वसूलने लगा। बाद में इसी का एक दूसरा भयानक रूप हमें देखने को मिला, स्थायी बंदोबस्त।
यानी कि ठेकेदारी को स्थायी कर दिया गया 5 वर्षों की बजाय कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, उसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। देन उसके बाद एक बेहतरीन व्यवस्था लाई गई जिसे कहा गया रैयतवाड़ी। उसमें किसानों को राहत मिली, जिसमें वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे क्या देते थे, अपना लगान या टैक्स देते थे, यानी कि उसमें बिचौलियों की जरूरत नहीं होती थी। मैं उसकी बात आगे आपसे करूंगा। लेकिन इजारेदारी की बात करूं तो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत कौन करता है, वो सबसे पहले यही वारेन हेस्टिंग्स करते हैं। आगे इन्होंने हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। देन और बहुत बेहतरीन टॉपिक, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है ना। एक फिल्म की तरह लगती है, अगर ये उपन्यास आपने पढ़ा है, कवि कालिदास का है ये, है ना। एक फिल्म की तरह लगती है कि नायक नायिका दोनों मिलते हैं, है ना, गाने गाते हैं, बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं, फिर देन क्या होगा, फिर बिछड़ जाएंगे, फिर वहाँ पर आपको सैड सॉन्ग देखने को मिलेंगे और अंत में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार का एक बेहतरीन ग्रंथ आपको देखने को मिलता है, अभिज्ञान शकुंतलम। उसका अंग्रेजी अनुवाद भी इन्हीं के शासनकाल में किया गया। तो गीता का अनुवाद भी इन्हीं के शासनकाल में किया है, किसने, चार्ल्स विकिलिंग्स ने। और यहां पर अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद भी इन्हीं के समय में हुआ है। उसके अलावा इन्होंने देसी रियासतों के साथ घेरे की नीति का पालन किया। ये भले ही आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। यह अभिज्ञान शकुंतलम की पुस्तक है जिसका मुख्य पृष्ठ आप देख सकते हो, है ना, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का बहुत सुंदर चित्रण वर्णन किया गया है। आगे बढ़े। अब देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में जो वारेन हेस्टिंग्स हैं, ये इस्तीफा देकर चले जाते हैं इंग्लैंड, और वहाँ पर इनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, लेकिन उससे इसे बरी कर दिया जाता है। ये पीसीएस परीक्षाओं के लिए आप याद रख सकते हो, अन्यथा कोई भी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है, काम आ सकता है आपके। आगे हम बढ़ेंगे कॉर्नवालिस की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, है ना, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 1793। ओके, इन्होंने क्या किया कि पूरे जिले का राजस्व या कानून व्यवस्था संभालने के लिए, कलेक्ट करने के लिए एक पद बनाया जिसका नाम था कलेक्टर। देखिए, कलेक्टर कलेक्ट से बनता है, यानी कि राजस्व को कलेक्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजी शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा पद बनाया, ये बनाया था कलेक्टर। देख रहे हो ना। और आप देखिए कलेक्टर कितनी बड़ी पोस्ट है, जिले का मालिक होता है। तो ठीक इसी प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिले के जो समस्त अधिकार थे वो कलेक्टर के हाथों में सौंप दिए। इन्हीं के शासनकाल में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, है ना, टीपू सुल्तान के साथ जो होता रहता है, और वहां पर श्रीरंगपट्टनम की संधि देखने को मिलती है। ये हार जाता है मैसूर रियासत, और होता क्या है, इस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तय किया गया कि जब तक इसकी क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी तब तक टीपू सुल्तान के जो पुत्र हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर बंदी रहेंगे। हालांकि टीपू सुल्तान जो हैं वो बड़ी मुश्किल से इस संधि की समस्त शर्तों को पूरा करने के बाद क्या करेंगे, अपने पुत्रों को छुड़वा लेंगे और फिर से एक युद्ध होगा जिसमें टीपू सुल्तान मारे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। सन 1790-92 में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी न्यायालयों को इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और 4 सर्किट कोर्ट बनाए, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। उसके अलावा इन्होंने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इजारेदारी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, और स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा, इसके आपके जो हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके द्वारा। तो यहां पर स्थायी बंदोबस्त क्या है मैंने पहले बता दिया था, फिर बता देता हूं। देखिए, इजारेदारी का मतलब होता है ठेकेदारी पर देना, यानी कि वहां पर टैक्स वसूलने का कार्य किस पर दे दिया गया, ठेके पर दे दिया गया। कितने समय के लिए, 5 वर्षों के लिए। लेकिन इसका ही एक दूसरा रूप, इजारेदारी का ही एक दूसरा रूप है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, जैसा कि इसका नाम है ठीक वैसा ही इसमें किया गया। इसमें इजारेदारी को, क्योंकि ये तो 5 वर्ष का था, 5 वर्ष के बाद दूसरा कोई ठेकेदारी ले सकता है,
लेकिन अब इसमें सब काम को स्थायी कर दिया गया और इसको समय को बढ़ाकर कितने वर्षों के लिए कर दिया गया? 10 वर्षों के लिए कर दिया गया, है ना। वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा चलाई गई, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चलाई जाएगी। इसका एक अगला रूप आप देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं रैयतवाड़ी। क्या कहेंगे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और इसी का एक दूसरा अगला रूप देखने को मिलेगा महालवाड़ी, है ना। मैं सबको एक एक करके आपको बताता रहूंगा, इसी टॉपिक में आपके वो कवर होंगे। तो इजारेदारी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, है ना। चलिए, भारत में इनको नागरिक सेवा या प्रशासनिक सेवा या सिविल सेवा या पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा के जनक, ठीक है, कौन माने जाते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके अलावा इन्हें पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। किसका कहा जाता है? पुलिस व्यवस्था का जनक। और एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। कहां पड़ता है गाजीपुर? उत्तर प्रदेश में, है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलें। चलिए, अब है सर जॉन शोर, है ना। इनके समय में ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ, आप बिल्कुल इन्हें याद रखें ना रखें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा याद रख लेना कि इन्होंने क्या किया कि हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इन्होंने क्या किया कि देशी रियासत के जो राज्य थे उनके साथ तटस्थता की नीति अपनाई, कहा कि हम इनके बीच में, इनके घरेलू मैटर में, इंटरनल मैटर में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये व्यवस्था इन्होंने अपनाई। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम ऐसा देखा गया है कि जॉन शोर से संबंधित कोई सवाल दे दिया जाए। अगला जो है लॉर्ड वेलेजली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप राजस्थान के इतिहास में भी इनका इफेक्ट देखते हो, है ना, सहायक संधियों के रूप में, है ना। कई बार सवाल पूछा जाता है सहायक संधियों की शुरुआत किसने की। कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान की रियासतों से सहायक संधि करने के लिए लॉर्ड वेलेजली ने किसे नियुक्त किया। ऐसे तमाम सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, इन्होंने क्या किया कि सहायक संधि की शुरुआत की 1798 में। सहायक संधि का मतलब यहां पर था कि ये देशी रियासतों के, क्योंकि इस समय मराठाओं और पिंडारियों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा देशी रियासतों में, वो लोग लूटपाट करने लगे। और मराठा और पिंडारी जो थे वो कैसे युद्ध करते थे? गुरिल्ला वार में माहिर थे। तो देशी रियासत अपनी संरक्षा करने में जब असमर्थ होते दिखे तो उन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करनी स्टार्ट कर दी। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें उनकी सुरक्षा करने का वादा करती और बदले में वार्षिक खिराज प्राप्त करती। ये सब सवाल भी पूछा गया है राजस्थान के एग्जाम में कि खिराज क्या है। खिराज दरअसल एक वार्षिक कर होता है। क्या होता है? वार्षिक कर होता है जो उस रियासत की रक्षा के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी प्राप्त करती थी, है ना। तो सहायक संधि की शुरुआत की इन्होंने 1798 में, और सबसे पहली संधि हैदराबाद के साथ होती है। और इन्हीं के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी है एक तरफ और एक तरफ है कौन? टीपू सुल्तान, और उनका साथ दे रहे हैं फ्रांसीसी। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि इस युद्ध को हार जाते हैं और टीपू सुल्तान मारा जाता है। और यहां पर मैसूर राज्य जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाता है। देन उसके बाद मैसूर 1799 में, तंजीर 1799 में, अवध 1801 में प्रशासन इनके साथ जो सहायक संधि स्थापित करके और इन्हें अपने अधिकार में ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये वाला पॉइंट, देन ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट आप इसमें याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद एक बहुत बेहतरीन इनके समय में काम हुआ कि इन्होंने क्या किया, 1799 में प्रेस सेंसर लगा दी, है ना। यानी कि इन्होंने मीडिया जो थी, आजकल की तो मीडिया, आप मीडिया का नाम लेते ही समझते हो, टीवी हो गया, है ना, मोबाइल हो गया, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए। ऐसा नहीं, पहले मीडिया का मतलब केवल अखबार ही था। तो इन्होंने क्या किया कि उस समय भारत में राजनीतिक चेतना जागृत हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, और ये जो अखबार थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शोषणकारी नीति थी उनके खिलाफ खुलकर लिख रहे थे। और इसीलिए लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया कि उनके ऊपर प्री सेंसरशिप थोप दी। आप देखते हो ना, आज भी फिल्मों के ऊपर सेंसरशिप है, सेंसर बोर्ड बनाया जाता है कि भाई फिल्म में कोई आपत्तिजनक सीन ना हो,
ऐसी चीज़ों का ध्यान रखता है ना। तो ये सेंसरशिप जो थी मीडिया के ऊपर, इसकी शुरुआत करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि यदि कोई अखबार सरकार के संबंध में कोई खबर छापता है तो उसे लिखने वाले का नाम भी उसे स्पष्ट रूप से लिखना होगा और स्रोत लिखना होगा, है ना, ताकि उनके खिलाफ आसानी से कार्रवाई की जा सके यदि वो खबर गलत हुई तो, है ना। तो इन्होंने तमाम तरीके के बैन लगाने स्टार्ट कर दिए मीडिया के ऊपर, अखबारों के ऊपर, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की ये पहली घटना है। कौन सी घटना? पहली घटना है। इसके अंतर्गत संपादक, मुद्रक व स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था और सभी प्रकार के तत्वों को, प्रकाशक सामग्री को सरकार के पास प्री सेंसरशिप हेतु भेजना पड़ता था। यानी कि पहले सरकार के पास उसे भेजो, सरकार को उसे दिखाओ, यदि सरकार यहां करती है तो ही छापो, वरना नहीं छापो। ये तो अजीब ही तरीके की बात हो गई, है ना। और कहीं ना कहीं आप देखते हो वर्तमान सरकारें भी इस तरीके का रवैया अपनाती हैं, है ना। तो ये हमेशा से चलता रहा है, कोई सरकार नहीं चाहती कि उनके खिलाफ लिखा जाए। अब देखिए, इसी से मुझे याद आया कि एप्पल डेली का आपने नाम सुना होगा, है ना। हांगकांग का एक अखबार पत्र था जो अंतिम संस्करण का हाल में ही छापा गया, है ना। ये लोकतंत्र का समर्थक एक पत्रिका मानी जाती थी, लेकिन चाइना नहीं चाहती कि वो चले या फिर वो चाइना के विरुद्ध लिखे, तो उसे खत्म कर दिया गया। तो ठीक इसी प्रकार का काम यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ें। इसके अलावा लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 1803 में लाल किले पर कब्जा कर लिया और ऑक्टरलॉनी को लाल किले का प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट बना दिया गया। 1802 में एमिस की संधि के तहत पांडिचेरी को पुनः फ्रांसीसियों को दे दिया गया। और ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी पांडिचेरी भारत का अंग नहीं था, उसके काफी टाइम बाद पांडिचेरी को भारत में विलय किया गया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इसमें सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं सर जॉर्ज बालो। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, कोई जरूरी नहीं है। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनके बारे में भी कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं इसलिए आपको लिख के इनको दे रहा हूं कि मे भी देखिए एग्जाम में 100% कुछ भी नहीं कहा जा सकता, है ना। हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रहा है, यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन एग्जामिनर का पता नहीं क्या मूड है। हो सकता है जिस दिन एग्जाम बनाने की बारी आई हो उस दिन उसका मूड खराब हो और उसे पता है कि आप ये नहीं पढ़ोगे और वो इसे आपको एग्जाम में दे दे। तो थोड़ा सा याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। इनके समय में क्या हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती है तो नेपाल को भी कहीं ना कहीं खतरा पैदा होने लगा और नेपाल के साथ इनका युद्ध हुआ और जिसका परिणाम ये निकला कि नेपाल को अपने राज्य का 1/3 हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा। ओके, सुगौली की संधि के तहत, ये ध्यान रखना, है ना, सुगौली की संधि के तहत। अब सुगौली की संधि के तहत हेस्टिंग को मॉरेक्स ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। उसके अलावा 1818 में ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था ना कि चार्ल्स मैटकॉफ की नियुक्ति करते हैं वारेन हेस्टिंग्स, किस लिए? ताकि राजपूत रियासतों के साथ क्या की जा सके, सहायक संधि की जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 1817 में डेविड हेयर ने इन्हीं के शासनकाल में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आगे बढ़ी। अब देखिए, इन्होंने पिंडारियों के दमन के लिए और पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा की। पिंडारियों का दमन, पिंडारी दरअसल दो थे, ये एक जाति थी जिसका काम लूट मार चोरी डकैती करना होता था और ये मराठाओं के यहाँ सशर्त उनकी सेवा में
काम करते थे, बाजीराव प्रथम ने इन्हें अपनी सेना में भर्ती किया था। अब इन्होंने एक काम किया रैयतवाड़ी बंदोबस्त स्टार्ट किया। बहुत बेहतरीन, ये जरूर याद रखना है ना, बहुत बार पूछा गया है। मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन सी, अभी आपको मैंने बताया इजारेदारी। इजारेदारी का और बिगड़ा हुआ रूप क्या था, स्थायी बंदोबस्त, है ना। इन दोनों ने क्या किया, भारतीय किसानों की कमर तोड़ के रख दी, है ना। क्योंकि जिन्हें ठेका दिया जाता था वो ठेके के बदले दुगना कर वसूल कर रहे थे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सरकार ने तो ठेका दे दिया। ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया, हेस्टिंग्स ने, इन्होंने एक नई व्यवस्था स्थापित की जिसे कहा गया रैयतवाड़ी। क्या कहा गया, रैयतवाड़ी। दरअसल इसमें जो शब्द है ना रैयत, रैयत का मतलब होता है जमीन, वाड़ी का मतलब जिसका वो है, यानी कि जमीन का जो मालिक है। इस जमीन के मालिक के साथ सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी संपर्क स्थापित करेगी और ये जो जमीन का मालिक है, जो किसान है, वो सीधा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के खाते में अपना कर जमा करवा देगा। यानी कि अब जो बिचौलिए थे ये खत्म हो गए। ऐसी स्थिति में जमीन के जो किसान थे उनके ऊपर जो कर का बोझ था वो कम हो गया। तो कहा जाए तो इजारेदारी और स्थायी बंदोबस्त के कंपैरिजन में रैयतवाड़ी बहुत बेहतरीन व्यवस्था थी, जिसने भारतीय किसानों को बहुत हद तक आरामदायक टैक्स प्रणाली दी और किसान इसके पक्ष में थे, है ना। चलिए, जिसकी शुरुआत तो यही करेंगे। आगे हम देखेंगे कि इन्हीं के शासनकाल में 1822 में हाल्ट मैकंजी द्वारा उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश भी आएगा, है ना, उत्तर प्रदेश या फिर हम कहते हैं मध्य प्रांत, सॉरी, यानी कि मध्य प्रदेश, एक हिस्सा इसमें मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश और पंजाब में, बाकी जगह तो रैयतवाड़ी चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश और पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था की भी शुरुआत होती है। अब महालवाड़ी व्यवस्था क्या है वो भी समझ लीजिएगा। देखिए, उत्तर भारत में महाल जो शब्द है, महाल, ये महाल शब्द यूज होता है किसके लिए, गांव के लिए, है ना, या फिर हम कह सकते हैं गांव के प्रधान के लिए, ठीक है। तो दरअसल इसमें क्या होता था, इस महालवाड़ी व्यवस्था में जो गांव का प्रधान होता था, गांव का जो प्रधान होता था उसे ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो उस गांव का कर जो है वो इकट्ठा करेगा, यानी कि उसे कलेक्ट करेगा और उसे कलेक्ट करके वो कहां भेजेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भेजेगा। ये होती थी महालवाड़ी व्यवस्था, जिसकी शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हार्ट मैकंजी द्वारा पंजाब और मध्य प्रदेश में शुरू की गई। पंजाब में मुख्यतः, है ना, पंजाब इसमें मुख्यतः ध्यान रखना। फिर उसके बाद 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ बंगाल में। ये कोई जरूरत नहीं है, बस ये जरूर याद रख लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड एम्सहर्ट 1823 से 1828, इनके समय में बर्मा के साथ पहला युद्ध हुआ और यादूब की संधि हुई। उसके अलावा इन्होंने, इनके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण विद्रोह है, जो पीसीएस परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, वो है बैरकपुर सैन्य विद्रोह। अब आप कहोगे सर बैरकपुर छावनी तो 1857 से जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल है, वहां पर भी बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे थे, मैं मानता हूं, लेकिन सन 1824 में इसी बैरकपुर छावनी में एक विद्रोह पहले ही हो चुका था। अब दरअसल ये विद्रोह क्यों हुआ तो समझिए, इसकी एक वजह थी। देखिए, बैरकपुर छावनी जो थी, है ना, पश्चिम बंगाल पर थी। बैरकपुर में, दरअसल बैरकपुर की छावनी में अंग्रेजी सेना ने ड्रेस कोड लागू कर दिया। ड्रेस कोड, अब ड्रेस कोड तो सेना में होता ही है, लेकिन ड्रेस कोड पहले नहीं था। अब दरअसल अंग्रेजी इस बैरकपुर की छावनी में अधिकतर हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे, तो यहां पर उन्होंने ड्रेस कोड लागू कर दिया अंग्रेजी सरकार ने कि भैया आप लोग जो हैं, जो हिंदू सैनिक है, हिंदू सैनिक जो अपने माथे पर क्या लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, जो क्या रखते हैं, चोटी रखते हैं, अब वो नहीं रख पाएंगे क्योंकि ड्रेस कोड में ये शामिल नहीं है। उसके अलावा जो मुस्लिम सैनिक है, क्या है, मुस्लिम सैनिक जो हैं
जो क्या पहनते हैं, टोपी पहनते हैं और क्या रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, वो अब ऐसा नहीं कर सकते, टोपी नहीं पहनेंगे और दाढ़ी को जो है उन्हें ट्रिम करना होगा, यानी कि छोटी करनी होगी, बिल्कुल जीरो करनी होगी। तो इससे हिंदू और मुस्लिम जो दोनों हैं, उन दोनों को इससे कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही थी, तो वो दोनों इसके विरोध में थे। और इसी समय बैरकपुर छावनी में एक अफवाह और फैल गई थी। वो अफवाह ये थी कि जो अंग्रेजी सेना को पहनने के लिए जो टोपी दी जाती थी, कहा जाता था कि उस टोपी में क्या लगा हुआ है, चमड़ा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? चमड़ा। तो इस चमड़े से भी दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत होने की खतरा था। तो इसी के विरोध में बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और कहा जाता है कि लगभग 200-250 लोग जो अंग्रेजी सेना थी उसको भी, उनके सैनिकों भी मारा जाता है, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। बाद में इस विद्रोह को दबा दिया गया, वो एक अलग बात है। लेकिन ध्यान रखना है कि होता किसके शासनकाल में है, ये होता है लॉर्ड एम्सहर्स्ट के शासनकाल में, ये जरूर याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल बहुत बेहतरीन है, और जब भी हम राजा राम मोहन राय को पढ़ते हैं तब लॉर्ड विलियम बेंटिक को पढ़ते हैं। जब भी हम आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक को पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने सामाजिक सुधार की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। हालांकि जब ये कार्य किए थे उस समय समाज के लिए गलत प्रतीत होते थे, लेकिन आज की दसों दिशा से हम देखें तो बहुत अच्छे काम थे। देखिए, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। राजपूत समाज में जो सती प्रथा प्रचलित थी 1829 में, उस पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। देन उसके अलावा ठगी प्रथा का अंत करवा दिया। ठगी प्रथा के ऊपर आपने ध्यान दिया होगा, उस समय पहले आमिर खान की एक फिल्म आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे। तो ये जो ठग्स थे ये मध्य भारत के अंदर बहुत ज्यादा सक्रिय होते थे। तो ये जो ठगी प्रथा थी, इस ठगी प्रथा के अंत करने की घोषणा करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसके लिए वो एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कर्नल स्लीमन, उसके लिए ये चार्ज सौंपते हैं कि आप ये का अभियान चलाओ। और कर्नल स्लीमन जो थे वो इसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, सफल भी हो जाते हैं, है ना। कहा जाता है कि ठग करने वाले जो व्यक्ति थे इतने चालाक और तेज थे कि कारवां का कारवां गायब हो जाता था, पता नहीं चलता था कि आपका कारवां चल रहा है, पीछे पीछे जो लोग चल रहे हैं वो अपने आप गायब होते जा रहे हैं। ये लोग उनको लूट कर मार कर गाड़ देते थे और पता भी नहीं चलता था सामने चलने वालों को। बहुत क्रूर प्रथा थे, एक बहुत ही लूटपाट की बहुत विभत्स घटना थी ये। ओके, तो कर्नल स्लीमन ने विलियम बेंटिक के कहने पर इसके विरुद्ध अभियान चलाया और वो उसमें सफल भी हुए। और इन्होंने सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत कर दिया। इन्होंने चार्टर एक्ट 1833 की धारा 37 के तहत तय किया कि योग्यता आधार होगी, ना कि धर्म। यानी कि जो योग्य व्यक्ति है वही सरकारी सेवा में आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं। आगे चले, इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज नींव की स्थापना रखी, और इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो सर्किट कोर्ट थे ना, पहले दीवानी और फौजदारी मामले अदालतें अलग अलग थी, तो उसके बाद क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिले वाइज थे, जिले में इनको खत्म कर दिया, बल्कि इनके जगह पर उन्होंने 4 कोर्ट स्थापित कर दिए, सर्किट कोर्ट स्थापित कर दिए। और इन्होंने क्या किया, वह इन्होंने उसको बंद करवा दिया। वह किसने, आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इनके स्थान पर न्यायालयों में कहा कि अब फारसी भाषा के स्थान पर न्यायालय जहां स्थित है वहां की देसी भाषा जो है उसी में वहां पर काम किया जाएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण, इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक आप कह सकते हो एक पॉइंट है। चलिए आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की। ठीक है, देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक अभी भी हमने पढ़ा है, तो वो थे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। और देन उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया और उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और उसका नाम बदलकर कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये ध्यान रखने वाली बात है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने अफीम के व्यापार को नियमित किया और अब तय किया कि अब अफीम केवल बंबई से ही निर्यात की जा सकती है। इन्होंने आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया 1834 में। इन्हीं के शासनकाल में लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, ये ध्यान रखना है, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये आप पॉलिटी में ज्यादा ध्यान रखते हो। 1835 में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव तथा अंग्रेजी भाषा को उस शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की इन्होंने घोषणा की। और इन्होंने एक काम और भी किया जो इनके शासनकाल पर कहीं धब्बा है एक तरीके से। इन्होंने कुप्रशासन का आधार बनाकर मैसूर, कुर्ग और कछार रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसके बाद आए चार्ल्स मैटकॉफ, ये लॉर्ड मैटकॉफ है ना। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता। लॉर्ड वेलेस्ली ने तो क्या किया? प्री सेंसरशिप लगा दी, सारे अखबारों के ऊपर निर्बंध लगा दिए कि भैया छापने से पहले हमें दिखाओ, हम कहें तो ही छापो, अन्यथा मत छापो। अगर आपने छापा तो हम आपके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, जेल में डालेंगे। बहुत सारे उन्होंने बाउंडेशन लगा दिए। लेकिन मैटकॉफ ने क्या किया? वो सारे बाउंडेशन, प्री सेंसरशिप हटा दी। इसीलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ये बस इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चार्ल्स ऑकलैंड के बारे में देखें। इनके समय में भारत के अफगानिस्तान के साथ युद्ध हुआ है ना। भारत में शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा चिकित्सा पद्धति का विकास हुआ है ना। आजकल आप देख रहे हो एलिलोपैथी और आयुर्वेद के बीच झगड़ा हो रहा है, बाबा रामदेव और डॉक्टर लेले के बीच। तो ये जो एलिलोपैथी है, ये चिकित्सा पद्धति जो है, ये कहीं ना कहीं प्रचारित होती है लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। इन्होंने, लॉर्ड ऑकलैंड ने, शेरशाह सूरी ने जो 1540-45 के बीच में जो एक रोड बनवाई थी है ना, शेरशाह सूरी मार्ग जो बनवाया था, जिसे आजकल जीटी रोड कहते हैं, उस जीटी शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रक रोड है ना, जीटी रोड रखा। 1838 में ऑकलैंड, रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा के बीच त्रिपक्षीय संधि हो जाती है। लॉर्ड एलनब्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इस टॉपिक के कारण कई बार पूछा गया है कि इन्होंने भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया 1843 के अधिनियम धारा 5 के द्वारा। इन्होंने 1843-44 में देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना प्रस्तुत की। इसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है ना। अब हम बात करते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग्स प्रथम। ये लॉर्ड हॉर्डिंग्स प्रथम है। एक लॉर्ड हॉर्डिंग्स आप 1911-12 में पढ़ते हो, ठीक है, वो अलग हैं। समझ आई बात? देखिए, इनके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ एवं उनके बीच में लाहौर की संधि हुई। और इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या है? देखिए, मैं फिर से आपको बात बता दूं, अगर हम लॉर्ड एलनब्रो की बात करें तो इन्होंने दास प्रथा का अंत किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो उन्होंने सती प्रथा का अंत किया। और लॉर्ड हॉर्डिंग्स प्रथम की बात करूं तो इन्होंने नरबली प्रथा, खोंड जनजाति जो मध्य भारत में स्थित है, इस खोंड जनजाति के बीच में नरबली की एक प्रथा थी है ना। अगर आपको पता हो तो राजस्थान में भी ये थी। अगर हमने ध्यान है, आप पढ़ते हो, जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हो, तो जब 1459 में राव जोधा ने जोधपुर महल की जोधपुर की स्थापना की, तब रजिया भावी नामक व्यक्ति की उसमें क्या दी जाती है? उसमें बलि दी जाती है। तो ये जो नरबली थी, इस नरबली प्रथा पर रोक लगाने का काम किया था लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम ने। आगे बढ़े, लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, पंजाब को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, लोअर तथा, ये कोई जरूरी नहीं है। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति है ना, ये भी इसमें आती है। ये चार्ल्स वुड है, सॉरी लॉर्ड डलहौजी हैं ये। इन्होंने व्यापकता का सिद्धांत, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
है ना, यानी कि इसे व्यवगत का सिद्धांत या हड़प सिद्धांत या राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा कि यदि किसी राज्य का वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा तो किसी दत्तक पुत्र को गोद लेकर उसे उत्तराधिकारी नहीं बना सकते, उसे अंग्रेजी शासन का हिस्सा बना लिया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इन्होंने इसके अंतर्गत सबसे पहले, ये बहुत बार सवाल पूछा है, 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है ये, है ना। उससे पहले के जब कारणों की चर्चा करते हैं तो उसमें एक ये कारण आता है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी की व्यवगत का जो सिद्धांत था इसने बहुत सारी रियासतों को क्या कर दिया, नाराज कर दिया। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा हड़पा जाने वाला पहली जो रियासत थी वो थी सतारा, महाराष्ट्र में। ये बहुत बार पूछा जाता है, कई बार क्रम पूछ लिया जाता है। सतारा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर, ये उदयपुर अलग है, वो अपने राजस्थान वाला नहीं है, 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और अवध को 1856 में साम्राज्य में मिला लिया गया कुशासन का आरोप लगाकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इनका जो क्रम है ना वो याद रखना है, कई बार पूछा गया है। और सबसे पहले कौन हड़पा गया, सतारा। 1855 में करौली का विलय भी कर लिया गया, लेकिन बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसने इसकी मान्यता नहीं दी, अतः लॉर्ड डलहौजी को करौली राज्य को वापस लौटाना पड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवध का विलय आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। देखिए, अवध का विलय करने के उद्देश्य से लॉर्ड डलहौजी ने कर्नल स्लीमैन को, है ना, स्लीमैन को वहां पर अपना अधिकारी बनाकर भेजा कि आप एक झूठी रिपोर्ट बनाकर मुझे दो और उसमें कहो कि अवध में कुशासन है, मैं उस आधार पर इसे हड़प लूंगा। लेकिन स्लीमैन ने अपने अंदर की आवाज को सुनते हुए यह कार्य करने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें हटाकर कौन भेजा, लॉर्ड आउटरम को वहां पर अंग्रेजी सेना का अधिकारी बनाकर भेजा, जिसके रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को छीन लिया गया। तो ये रिपोर्ट जो है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। 1853 में बंबई एवं थाने के बीच में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेलवे का तो इतना फेवरेट क्वेश्चन है, हर सवाल में पूछती है, हर एक एग्जाम में पूछती है वो। देन उसके बाद 1954 में डाकघर अधिनियम पारित किया गया। देखिए, जब हम 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति के कारणों की जब चर्चा करते हैं तो उनमें एक कारण ये भी है, धार्मिक कारण है। अब आपका ये सर ये कैसा कारण है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक होते थे वो इस अधिनियम के खासे विरोध में थे। दरअसल 1854 में इस अधिनियम के पारित होने से पहले जो अंग्रेज सैनिक थे अपने घर वालों के साथ जो डाक करते थे, क्योंकि पहले फोन तो थे नहीं, खतों के बाद जरिए ही बातचीत होती थी, तो जो डाक खर्च होता था, डाक टिकट का खर्च जो होता था वो कौन उठाती थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी। लेकिन इस अधिनियम में तय किया गया कि डाक खर्च जो है वो स्वयं सैनिक उठाएगा, यानी कि उसे अपना स्टाम्प कार्ड लगाना खुद ही होगा, खुद के पैसे खर्च करने होंगे। इस बात को लेकर जो सैनिक थे वो काफी नाराज हो जाते हैं। तो इसे भी थोड़ा सा याद रख लेगा, है ना। भारतीय बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से होता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कौन सा, दास प्रथा का अंत, फिर उसके बाद सती प्रथा, सती प्रथा, दास प्रथा, नरबली प्रथा और विधवा पुनर्विवाह। ये किस किस के शासन काल में हुआ, ये हमेशा पूछा जाता रहा है, ठीक है ना। चलिए, आप इनके अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, बहुत बेहतरीन टॉपिक है आपके लिए। आगे बढ़े क्या, अभी इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के बाद ऐसा नहीं है कि गवर्नर जनरल नहीं बने, अभी तो गवर्नर जनरल बनेंगे, उसके बाद वायसराय आएंगे और देन हम भारत के इंडिपेंडेंस तक उनको देखेंगे, है ना। इससे मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में इसको कंप्लीट करूं, है ना। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके आप बहुत बेहतरीन नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाइए, किसी भी तरीके से याद रखिए, लेकिन रखिए। कुछ
कुछ भी इसके, अगर गवर्नर जनरल और वायसराय से कोई सवाल आता है तो मेरा मानना ऐसा है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, एक भी सवाल इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते आप इनको ध्यान से पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक आने तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।